बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वक्त जो है ना, वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और वक्त को संभाल के चलने वाले ही कामयाब होते हैं। लेकिन क्या करें, आप जितनी मर्जी वक्त पे आने की कोशिश कर दें, ये जो ट्रैफिक जैम है इसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। एज सच तो ट्रैफिक जैम की वजूहात हमें कहीं ना कहीं नज़र आती है, लेकिन अभी जो था, मैं रास्ते में आ रही थी फिरोजपुर रोड, बुरी तरह ब्लॉक, बल्कि मैं सिर्फ नहीं, हमारे ऑफिस के बहुत सारे लोग मुसलसल जो हैं वो 20 से 25 मिनट इस ट्रैफिक में जैम रहे हैं। अब है क्या जी, आपने गुलाब देवी अंडरपास बना तो दिया, लेकिन जो उसका दूसरा रोड है उसको आपने अभी तक बंद रखा है। एक उस ब्रिज पे ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक, उसके बाद आगे अगर आप मॉडल टाउन कचहरी के पास आए हैं तो वहाँ एक तरफ का रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद किया गया क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और दूसरी लेन में गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। मतलब तकरीबन वहाँ पर 20 से 25 मिनट आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और शदीद गुस्सा भी आया। और यहाँ आकर भागम भाग में जब तैयार होना पड़ा तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा था कि मैं तो आज शो में टाइम पे पहुँच ही नहीं सकूँगी। और मेरे ख्याल से थैंक गॉड मुझे आयशा से डांट भी नहीं पड़ी इस वजह से, क्योंकि आयशा खुद भी ट्रैफिक में स्टक होकर आई हैं। अब आप देखें बाइक्स किस तरह से बीच में स्टक है, एम्बुलेंस बीच में, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर, तो एम्बुलेंसेज भी बीच में हमें स्टक नज़र आ रही हैं। कितना लोग परेशान हैं, समझ नहीं किसी को कुछ भी आ रही कि क्या करें। अब अगर पहले से ही ये प्लानिंग कर दी जाए कि दूर से ही लोगों को डाइवर्जन लगा दी जाए और बताया जाए कि जी ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर लें, आगे ट्रैफिक जैम है, कम से कम ये लोड कम हो सकता है। अब जैसे मैं पीछे से ही आ रही थी, अगर मुझे कोई बता देता, कोई गाइड कर देता तो मुझे पता होता जी मैंने मॉडल टाउन की तरफ हो जाना है और आगे ट्रैफिक का दबाव है। खैर, रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस भी आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ, रिक्शे, बाइक, बच्चे स्कूल से लेट हुए हैं, दफातर जाने वाले लोग लेट हुए हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना मामलात मुतासिर होता है। तो फिर जब बात जहाँ से शुरू की थी कि वक्त की अहमियत क्या है, अब हम जितना मर्जी वक्त मैनेज करें, अब ये वाली चीज़ें अगर मसाइल पैदा कर दें तो कहाँ पर चले जाएंगे हम। अभी हमने आगाज़ करना है प्रोग्राम का बाकायदा, फिर आपको इसके बराह रास्त मनाजिर भी दिखाएंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल भी दिखाएंगे। मुझे आए हुए तो तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट हो ही गए हैं, लेकिन उसके बाद अब ट्रैफिक वहाँ कंट्रोल है या नहीं, वो हमारे रिपोर्टर वहाँ पहुँचेंगे तो हम आपको लाइव मनाजिर अब से कुछ ही देर में दिखाते हैं। फ़िलहाल आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात से। महमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मरहूम के माल के साथ जो तीसरा हक़ मुताल्लिक़ होता है वो है वसीयत। और वसीयत 1/3 में नाफिज होती है, 1/3 में नाफिज होती है। और वसीयत वरसा के हक़ में नाफिजुल अमल नहीं होगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से, अला ला वसीयत लिवारिसिन। तो इसलिए मैं भाइयों, मरहूम के माल के साथ सबसे पहले तजहीज़ व तकफ़ीन, फिर उसके बाद उसका कर्ज़ अदा किया जाएगा, फिर उसके बाद 1/3 में वसीयत नाफिज की जाएगी। वो वसीयत जो जायज़ हो, नाजायज़ वसीयत पे अमल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी इन अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, आज की अच्छी बात और इसके बाद ये टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर, PSL के बाद लाहौरियों के लिए दूसरा इम्तिहान, शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम। रमज़ानुल मुबारक की आमद, अफ्तार दस्तरखान की जीनत, समोसे पकौड़ों के दाम बढ़ गए। केमिकल डोर से पतंगबाजी, लेस्को के लिए खतरा कैसे, ये भी आपको बताएंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बरवक्त कार्रवाई, गल्फ एयर का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। एयर ट्रैफिक ने तो बरवक्त कार्रवाई कर ली, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस ने क्यों नहीं बरवक्त कार्रवाई की? क्यों हम आज बेचारे ट्रैफिक में स्टक रहे? बहुत सारे लोग अभी भी हैं। हम अपनी खबरों की तरफ बढ़ेंगे, इन खबरों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। वक्त पे दफ्तर पहुंच गए थे आप? एन वक्त पे पहुंच जाऊँ। हाँ,
अच्छा, मार्जिन रख के निकलते हैं टाइम का? देखिए, मैं जो मेरा डिस्टेंस है घर का वो तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव पे है, और मैं जिस तरह आपसे जिक्र कर रहा था, जब मैं कलमा चौक पहुंचा हूं तो उस वक्त अभी आधा घंटा बाकी था, 31 मिनट हुए थे 9 बजकर, तो मैंने कहा बड़े आसानी से पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही अंडरपास से आगे आया, गुलाब देवी अंडरपास के करीब, तो उस वक्त लाइनें लगी हुई थी। हाँ। फिर चले अंडरपास, वो कोई 20 मिनट के बाद वहाँ से निकला कि अंडरपास से गुजरूंगा, फिर आगे निकला तो फिर मॉडल टाउन कचहरी जो है वो बुरी तरह स्टक है दोनों तरफ से। पीको रोड से आप अगर कोट लखपत की तरफ जा रहे हैं वहाँ से भी स्टक है, इसी तरह मॉडल टाउन कचहरी फिरोजपुर रोड से जो रास्ता निकल रहा है वहाँ पर अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी टोटल जाम है। मैंने वो रास्ता नहीं लिया, मैं आगे जनरल हॉस्पिटल गया हूँ, क्योंकि आना था प्रोग्राम में, तो वहाँ से यू टर्न लेके वापस आके तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अदरवाइज़ इस वक्त ट्रैफिक के बुरे हालात हैं। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि जो हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आई हुई है उनकी मूवमेंट है। हाँ। अच्छा, नहर पे नहीं मालूम हुआ, मार रोड पे, क्योंकि मैं रास्ता उस तरह से जेल रोड से उस साइड पे नहीं लगा कि कहीं पर ट्रैफिक जाम है या कोई इसकी मूवमेंट हुई है। लेकिन अचानक जो फिरोजपुर रोड, मेरा ख्याल ये है कि अचानक फिरोजपुर रोड से ट्रैफिक का फ्लो जब शुरू किया है, पहले रोके रखा, असल में पीक टाइम है, कॉलेज है, दफातर हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, तो उसके बाद एक अंडरपास में आप आकर स्टक हो गए, और अंडरपास की वजह से मुझे ये बता दें, जिस दिन से अंडरपास खुला है आपने ऊपर वाला रोड देख लिया ना कि वहाँ पर हैवी मशीनरी अभी भी मौजूद है, बड़े बड़े कंटेनर्स टाइप अभी भी मौजूद हैं, और वो रास्ता बंद है। हॉस्पिटल जिन लोगों ने जाना है वो अंडरपास ही यूज़ कर रहे हैं और वहाँ तक जा रहे हैं, वो लेन ऊपर वाली बिल्कुल बंद है। क्या फ़ायदा है? बेसिकली ये होता है कि तख्ती लगानी होती है और उसके बाद इफ्तिताह करना होता है कि हमने 90 दिन में कर दिया, 120 दिन में कर दिया, 100 दिन में एक प्रोजेक्ट बना दिया। फिलहाल तो अजियत मेरे ख्याल में अजियत देने से बेहतर ये होता है कि आप 20-25 दिन ठहर के अगर इसका इफ्तिताह कर लें और कोई भी प्रोजेक्ट जो है आम शहरियों के लिए खोलें, तो मेरे ख्याल में आसानी। इस वक्त भी वहाँ पे क्रेन काम कर रही थी, जहाँ का आप जिक्र कर रही हैं, गुलाब देवी हॉस्पिटल के साथ जो सर्विस लेन है, वहाँ पे अभी भी क्रेन काम कर रही थी, और वहाँ से बिजली के पोल्स जो हैं वो हटा रही थी। इसका क्या मतलब है, अभी पोल्स हट रहे हैं, उसके बाद कारपेटिंग होगी, वो सर्विस लेन प्रॉपर बनेगी, तो उसके बाद होगा। अब क्या हो रहा है कि हम लोग अंडरपास क्रॉस करते हैं, उसके बाद अचानक यू टर्न लेना है आपने गुलाब देवी हॉस्पिटल के लिए, चाहे आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाना है, तो इस वजह से भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। आपका इत्तफाक हॉस्पिटल जाने वालों का वही रास्ता है, गुलाब देवी जाने वालों का वही रास्ता है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाने वालों का वही रास्ता है। मतलब क्या करें लोग, परेशानी है इतनी। अब अभी एम्बुलेंस भी हमने दिखाई है कि किस तरह से एम्बुलेंस ट्रैफिक में स्टक है। चले हम लोग तो जैसे तैसे करके पहुँचेंगे, लेट भी हो जाते, मैनेज हो जाता है किसी ना किसी तरह, लेकिन एक मरीज़ जिसको एम्बुलेंस लेकर आ रही है, जिसकी हालत इमरजेंसी की है, उसको तो वेट नहीं कराया जा सकता ना। देखें, ये मलबा हम लोग भी क्रिकेट पे डाल रहे हैं, ठीक है, टीमों की मूवमेंट है, और हम लोग आप लोग सब चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट की बहाली होनी चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आनी चाहिए, लेकिन उससे जो मुश्किलात हैं उसका अजाला करने के लिए मनसूबाबंदी जो की जाती है, उसके इदारे हमारे पास मौजूद हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उसको, उनके जो CTO हैं, उनको हर मीटिंग में ब्रीफिंग देना होती है कि किस तरह ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाएगा, और जो टीमों की मूवमेंट है उनको सिक्योरिटी प्लान के तहत किस तरह कदाफी स्टेडियम और वापस होटल तक लाया जाएगा, ये बात है। अच्छा, जब PSL चल रहा था उस वक्त हालात शुरू में कुछ ख़राब हुए, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता कदरे बेहतर होते गए। उसके बाद लोगों को पता चल गया कि कौन सी शाहराह खुली है, कौन सी शाहराह बंद है, और कहाँ से हम लोगों ने आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए लंबा सफ़र करना लोगों ने उसको ज़्यादा उस तरफ गए, लेकिन वहाँ से ना गुजरे जहाँ पे ट्रैफिक है। अब भी यही है कि जब टीम आई हुई है, उसकी मूवमेंट है, उसकी टाइम के हवाले से मेरे ख्याल में अवेयरनेस, आगाही देने की ज़रूरत है, और प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर बैरियर्स लगाने हैं और ट्रैफिक को बंद करना है, तो मेरे ख्याल में उसको कबल अज़ वक्त लोगों को दूसरी तरफ दूसरे रास्ते पर अगर हम उनको गामजन कर देंगे तो ट्रैफिक के हालात ख़राब नहीं होंगे। ये तो देखें ना, अभी टेस्ट मैच है, उसके बाद वनडे भी है, उसके बाद T20 भी मैचेस हैं। अभी मेरे ख्याल में 28 तारीख तक ये इसी तरह चलना है। तो सुबह के औकात में अगर ये टेस्ट मैच के लिए टीम आई है, तो मेरे ख्याल में ये 4-5 दिन तो आएगी, तो हालात ये हफ्ता इसी तरह रहेगा, खत्म होने वाला जल्दी। PSL में भी ट्रैफिक की अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी लोगों को मुकम्मल। आप फिरोजपुर रोड को हाफ बंद करते हैं, लोग ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करते हैं, तो हमने मॉडल टाउन वाली साइड पर रश देखा, मॉडल टाउन लिंक रोड से आगे जहाँ तक भी जा रहे हैं इकबाल टाउन तक हमने देखा, मुसलसल वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम रहती थी, क्योंकि लोग रास्ता वो अपना लेते थे। केनाल रोड पर, जेल रोड पर ट्रैफिक का दबाव अब ये सिलसिला फिर एक बार से शुरू होने वाला है, क्योंकि मैचेस होंगे
टीमों की मूवमेंट की दफ़ा आपने जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटी देनी है, तब ज़्यादा ट्रैफिक को आप रोक के रखेंगे तो मुसलसल ट्रैफिक जैम देगी। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, पेट्रोल सबसे ज़्यादा जो इतना महंगा है वो ज़ाया हो रहा है, उनके लिए कौन जो है वो ये चीज़ें, अब मैं बार बार एम्बुलेंस नज़र आ रही है, मैं इसका भी जिक्र कर रही हूँ कि ये वो चीज़ें जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर मुझे ये बता दें कि एंटरटेनमेंट किस तरह से हमारे लिए एंटरटेनमेंट रह जाती है, तो अजियत ही बन जाती है। देखें, बात यह है कि आपने एम्बुलेंसेस का जिक्र किया, मैं जिस तरह बात कर रहा था कि ट्रैफिक पुलिस ने इजाफी वार्डन्स की नफरी मंगवाई, मुझे वार्डन कोई नहीं नजर आया शायद। अच्छा, मैं उसी तरफ ऑनेस्टली मुझे नहीं कोई नजर आया, शायद ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी, आसपास कोई नजर नहीं आया। मैं तो जैसे तैसे कोशिश करके गाड़ी बीच बीच में देखें, ट्रैफिक वार्डन्स अगर आपको नजर आने हैं तो आपको शाहराहों पे नजर आएंगे, आपके जहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा वहां पर नजर आएंगे। अगर ट्रैफिक वार्डन वहां मौजूद नहीं है, इसका क्या मतलब है कि आपने जो ऐलान किया कि हमने इजाफी नफरी इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स इनको बुलाया और ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटी लगाई है ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए। की ड्यूटी मेरे ख्याल से तो सबकी कजाफी के इर्द गिर्द लगी थी। देखिए, अगर उसके इर्द गिर्द लगानी है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। बेसिकली क्या है कि क्रिकेट की बहाली तो हर बंदा चाहता है। आप देखें PSL में जो कजाफी स्टेडियम जिस तरह भरा हुआ था, शायकीन क्रिकेट की कितनी बड़ी तादाद आई थी। इससे क्या है कि लोग तो चाहते हैं कि इस तरह के मैचेस यहाँ पे हों, क्रिकेट वापस आए, लेकिन उसकी वजह से अगर वो अजियत में मुब्तला हों तो वो फेलियर किसका है? आपके मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स का है, उनकी नाकिस हिकमत अमली और नाकिस जो मनसूबाबंदी है उसका है। और आपने अगर फ्राइज से कोताही बरतेंगे तो फिर यही उसका खमियाजा क्या है कि आम आवाम जो सड़कों पर ट्रैवल कर रही है, आगे भी भुगतना पड़ना है शायद सिप्रा साहब। इसलिए हम ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार और करते हैं। और कुछ दिन के लिए मैंने तो कर लिया है कि जी मैंने ऑल्टरनेट रास्ते से आना है, मॉडल टाउन का रास्ता हम इख्तियार कर लेंगे, फिरोजपुर रोड से मॉडल टाउन की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपका ब्रिज पे भी इसी तरह से ट्रैफिक ब्लॉक रहनी है। आगे मॉडल टाउन कचहरी के पास कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पर भी ब्लॉक रहनी है, तो परेशान हम ऐसे रहेंगे। हमने बराह रास्त मनाजिर आपको दिखाने, फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैफिक की वजह से हमें परेशान नजर आए हैं। फिरोजपुर रोड जो कि शहर की मेन शाहराह है, अगर वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाए तो जी आसपास वाली इर्द गिर्द की जो शाहराहें हैं, ट्रैफिक वहाँ पर भी ब्लॉक हो जाती है। और होता क्या है जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब आगे मैचेस भी होने जा रहे हैं, ट्रैफिक बदतरीन जैम होने वाली है। स्कूलों से छुट्टी के टाइम पर भी हम देखते हैं ट्रैफिक बुरी तरह से स्टक हो जाती है। अब इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। दूसरा, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, शायद सिप्रा साहब अगर मैंने जैसा कहा मुझे इतना पीछे से ही पता चल जाता अगर कि आगे ट्रैफिक स्टक है, आपको अल्टरनेट रास्ता को इख्तियार करना है, अब क्या हमें मोबाइल एप्लीकेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी? मुझे तो अब इल्हाम नहीं होना कि मैं अब आधे रास्ते में हूँ, हर रोज़ ऑफिस जा रही हूँ, मुझे पता होता है जी मैं आराम से पहुँच जाती हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा अगर ट्रैफिक जैम है और मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेना? नहीं, आप मोबाइल एप्लीकेशन मतलब ड्राइव करते इस्तेमाल किस तरह करते हैं? मैं यही तो कह रही ना, फिर भी आपने मोबाइल पकड़ना है, फिर भी फाइन, उन्होंने रोक लेना आपको, इसके लिए रोक लेंगे। ट्रैफिक चलाने के लिए वार्डन्स नहीं होंगे, आपने मोबाइल पकड़ना, वो आपको रोक लेंगे। जब आप उनसे पूछेंगे कि वो पूछेंगे आपसे कि क्यों चलान कर रहे हैं, तो बड़े आसानी से वो आपको बता देंगे कि देखें ये फलां शिक नंबर पीछे लिखी हो कि अगर आपके हाथ में मोबाइल आपने पकड़ा तो इसका चलान है। तो बात करने का मकसद ये है चलान करें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो कर रहे हैं, लेकिन ये एप्लीकेशंस या इन चीज़ों से नहीं होना। आप ट्रैफिक बंद करें तो आप बैरियर्स लगाएं और लोगों को आगाही दें, तो आप एप्लीकेशंस की बात करें या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये मुमकिन नहीं है। इस तरह दोहरा मयार तो नहीं ना चल सकता। बात करने का मकसद ये है कि मैन पावर आपके पास मौजूद है, अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। देखें, प्राइम मिनिस्टर अगर लाहौर में आते हैं, अगर CM की मूवमेंट होती है तो आपके सब चीजें क्लियर होती हैं। हाँ, ट्रैफिक वार्डन मेहदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुंतसिर मेहदी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है आप बाखूबी वाकिफ भी होंगे, हम खुद मुतासिरीन में शामिल हैं। ऑलमोस्ट कोई 25 मिनट में दफ्तर लेट पहुंची हूँ और मुझे पता है मैं आज शो के लिए कैसे यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे ये बताइएगा क्या वजह है वहाँ पर जो ट्रैफिक जैम है? मॉडल टाउन कचहरी के पास एक रोड मुकम्मल बंद किया गया है, कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत मुश्किल से लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है, वार्डन्स भी कुछ रूटीन से ज़्यादा हमें नज़र नहीं आए। सेकेंडली, अगर हम दूर ही ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्जन लगा दें या लोगों को ये गाइड करना शुरू कर दें कि उन्होंने दूसरा रूट इख्तियार करना है, तो आसानी नहीं हो जाएगी क्या?
جی یقیناً ابھی اگر آپ ابھی کی بات کر رہی ہیں تو ابھی بالکل ٹریفک جو روٹین کے مطابق چل رہی ہے. روز روڈ پہ کوئی بھی ٹریفک جیم نہیں ہے. جس وقت ٹیمز کی موومنٹ تھی آبویسلی اس وقت ٹریفک ہمیں 0 دینی ہے اور 25 منٹ تو شاید 9 بجے کی میں بات کر رہی ہوں جب دفتر میں پہنچی. جی 9 بجے کے قریب کے وقت. جی 8:15 بجے چونکہ ٹیم کی موومنٹ ہوئی تھی اس وقت ہم نے 8 سے 9 منٹ کے لیے ٹریفک کو روکا تھا. لیکن وہ جو لوڈ تھا وہ 3 سے 4 منٹ میں کلیئر ہو گیا تھا اور اس کو میں خود آن گراؤنڈ موجود تھا اور یہ ساری چیزیں مینیج کی گئی. صاحب میں تو تقریباً کوئی 15 منٹ سٹک رہی ہوں گلاب دیوی انڈر پاس. اس کے بعد جیسے ہی آگے آئی ہوں تو جی ماڈل ٹاؤن کچہری کی ایک روڈ مکمل طور پہ بند کی گئی ہے کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہے. ایک روڈ پہ ٹریفک آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے. کوئی 10 منٹ وہاں پہ ضائع ہوئے ہیں. وہ 2 دن میں ہمارا کارپیٹنگ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ جو گلاب دیوی کے سامنے والی روڈ ہے اس کی کارپیٹنگ ہو رہی ہے. وہ اس کے ساتھ الائیڈ ایک پروجیکٹ تھا جو گلاب دیوی انڈر پاس تھا اس کے ساتھ الائیڈ پروجیکٹ تھا جس کی کارپیٹنگ رہتی تھی. وہ 2 سے 3 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی. سنڈے تک انہوں نے کمپلیٹ کرنی تھی نہیں کر سکے لیکن ہوپ فلی 2-1 دن میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. تو ہماری سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کام چل رہا ہے تو لیٹس سپوز مجھے اگر پتا ہوتا تو obviously میں ماڈل ٹاؤن کی طرف سے آ جاتی. شہریوں کو پہلے کیوں نہیں آگاہ کیا جاتا تاکہ وہ پریشانی سے بچ سکیں؟ یہ جو تمام ایڈوائزریز ہیں اگر آپ راستہ ایپ کا سہارا لیتی ہیں تو تمام ایڈوائزریز وہاں پہ موجود ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹائملی ساری موومنٹس کے بارے میں انفارم رکھیں. اور یہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ہماری ٹریفک ایڈوائزری جو ہے یہ صبح 6 بجے کی جو ہے وہ ایشو ہوئی ہوئی ہے اور یہ موومنٹ جا کے 8:15 اب ہم شہریوں کو کیا گائیڈ کریں کہ جب صبح گھر سے نکلیں تو پہلے ایپلیکیشن کا استعمال کریں, دیکھیں کون کون سے روٹ اویلیبل ہیں جانے کے لیے. جی میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں. اس پہ آپ نے سب سوشل میڈیا کی تمام تر جو ایپس ہیں مشہور ان کے اوپر ہمارا ٹریفک ایڈوائزری پلان ہے. ہماری راستہ ایپ ہے اس پہ موجود ہے. آپ ٹی وی اسکرین پہ جا کے دیکھیں گے تو ہماری جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے پروسیس سے ہماری تمام تر ایڈوائزریز ایگری سیکیو صاحب میں یہ یوز کر لوں گی لیکن وہ یوزر جن کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے یا جن کو یہ اپلیکیشنز استعمال اس طرح سے نہیں کرنی آتی تو کیا وارڈنز ان کو گائیڈ نہیں کر سکتے؟ وہ 2 ان کے پاس راستے ہیں. نمبر 1 تو وہ 15 پہ کال کریں گے, وہاں پہ ہمارا ٹریفک اسٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو گائیڈ کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیوٹی پہ موجود وارڈن ہے اس سے وہ گائیڈنس لیں گے کہ اگر ٹیم کی موومنٹ ہے تو کس ٹائم کون سا والا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے تمام تر جو ڈائیورشن پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بورڈز بھی لگا رکھے ہیں کہ ڈائیورشن پوائنٹ ہے. جو اخبارات میں ہم نے تمام جو ڈائیورشن پوائنٹس ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں. یہ اگر تھوڑی سی آپ افرٹ کریں گے تو بہت ساری حیثیت کے ساتھ بچ سکتے ہیں. اچھا جی, اب مجھے یہ بھی کہیے گا کیونکہ آگے تو میچز روٹین میں ہونے ہیں تو شہریوں کی سہولت کے لیے کیا ٹریفک پلان تشکیل دیا گیا ہے؟ میں تو اب کل سے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ میں ٹائم کا مارجن رکھ کے بھی نکلوں گی, ماڈل ٹاؤن سے چلی جاؤں گی. شہریوں کے لیے کیا آپ کی طرف سے ہدایات ہوں گی؟ کیا کریں شہری جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے, اپنے دفاتر جانا ہے, کس طرح سے کون کون سے راستے اختیار کریں؟ جی ہم گزارش کر رہے ہیں. اصل میں یہ 5 دن موومنٹ ہونی ہے اور 2 موومنٹس ہونی ہے. اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ ایڈجسٹ کیا تھا کہ اسکولوں کا ٹائم ختم ہو جائے اور ہم اس ٹیم کی موومنٹ جو ہے وہ ایسے ٹائم میں کرائیں جس میں میجورٹی آف اسکول ہمارے کور ہو جائیں. اس پہ ہم نے پوری طرح سے ورکنگ کی ہے. اس میں جو زیادہ سے زیادہ جو ڈیلے ہے وہ 9 منٹس کا ہے ایک موومنٹ کے دوران جس میں ہم ٹریفک کو 0 کریں گے. اور ہم نے جب اس کی موک ایکسرسائز کی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم 3 سے 4 منٹ میں ٹریفک کو کلیئر کر لیتے ہیں. جو پوائنٹ 1 ہے اور جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کے درمیان میں ٹوٹل 9 منٹس ہیں لیکن تمام ٹریفک 9 منٹ بند نہیں رہے گی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب ٹیم موومنٹ کرتی ہیں تو لاسٹ پوائنٹ اس وقت بند کیا جب نیسیسری ہو. میں یہ آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں کہ میکسیمم آپ کو 9 منٹس کا ڈیلے آئے گا اس میں انشاءاللہ اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ محنت کر کے اس کو بھی کم سے کم کلیئر کر دیا جائے. اگر 9 منٹ کا ڈیلے آئے گا تو پیچھے ٹریفک کتنی دیر کے لیے جام ہوگی یہ بھی کچھ ہمیں بتا دیں. جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں. صبح تو ہم نے 3 سے 4 منٹ میں ٹریفک کو کلیئر کروایا. وہ جو آپ نے بتایا کہ آدھا گھنٹہ نہیں کیونکہ میں خود فیلڈ میں موجود ہوں. زیادہ سے زیادہ 3 منٹ میں ہماری ٹریفک کلیئر ہو گئی تھی کیونکہ سب سے زیادہ ہمارا جو امپیکٹ آیا تھا وہ کینال پہ آیا تھا اور کینال کی ٹریفک 3 سے 4 منٹ میں نارمل ہو گئی تھی. ٹھیک
थैंक यू सो मच। सीटीओ लाहौर मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और शहर में जो ट्रैफिक की मौजूदा हाल है, फ़िलहाल सीटीओ साहब ने ये कहा है कि जी जिस रूट का मैं जिक्र कर रही हूँ वो मुकम्मल तौर पर क्लियर है, लेकिन क्योंकि 9 बजे के करीब मैं निकली थी और वहाँ पे तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट स्टक रही हूँ, वो सूरत हाल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और इसी वजह से हमने सीटीओ साहब से इन डिटेल पूछा है कि आगे तो मैचेस होने हैं, अगर इसी तरह से ट्रैफिक की अजियत का सामना रहा तो हम तो यहाँ सिर्फ फ़ाइन ही भुगतते रहेंगे दफ्तर लेट पहुँचने के, और बेचारे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने स्कूलों में जाना है वो वहाँ पर फ़ाइन भुगतेंगे। लेकिन आप लोग ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, वार्डन्स अगर गाइड करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप अपना टाइम मैनेज करके ज़रूर निकलें ताकि आप परेशानी से बच सकें। और जिन रूट्स पर बताया गया एडवाइजरी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जाने से गुरेज करें मैच की वजह से, तो आपके लिए भी बेहतर होगा। हम फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ट्रैफिक के सताए हुए हमें समझ ही नहीं आ रही कोई और खबर करे ना करे। रुमेल इस वक्त बाहर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल पूछ लेते हैं ट्रैफिक की क्या है। जी रुमेल, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉडल टाउन कचहरी फिरोजपुर रोड के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर मॉडल टाउन कचहरी के अंदर जो जारी तोसीही मंसूबे का तामीराती मटीरियल है वो मेन सड़क पर रख दिया गया है, जबकि मॉडल टाउन कचहरी के अतराफ में भी जो है वो ट्रैफिक रवानी मुअत्तल है, जिसके बाद शहरियों को दफातर और काम वाली जगहों पर जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। यहाँ पर गाड़ियों की जो लंबी लंबी कतारें जो है वो लग चुकी हैं, जबकि मॉडल टाउन कचहरी सड़क के बाहर जो तामीराती मटीरियल जिसमें रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, तमाम तरह का जो तामीराती मटीरियल है वो सड़क पर रख दिया गया है। यहाँ पर मामूर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर जो ड्यूटी पर मामूर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अजी बताएं, ट्रैफिक का शदीद बहाव है सड़क पर, आज सुबह से ही मॉडल टाउन कचहरी के बाहर ये काम जारी है, क्या कोई प्लानिंग नहीं की गई, कोई मंसूबा जो है वो इसके ऊपर हिकमत अमली तैयार नहीं की गई क्या? असल में हिकमत अमली हमारी ट्रैफिक के हवाले से बिल्कुल है, हमारी प्रॉपर ड्यूटी भी लगी हुई है, लेकिन ये आप देख रहे हैं इनका ये जो मटीरियल ये रात के टाइम में आता है और नाइट टाइम में हमारी ड्यूटी जो अफसरान बाला का हुक्म है उसके मुताबिक हमारी नाइट में ड्यूटी नहीं लगती इस जगह पे। अभी हमने ये इनकी लेबर लगवाई हुई है, इंशाल्लाह ताला 15-20 मिनट आधे घंटे तक हम सिंगल लाइन में ट्रैफिक चला देंगे। बाकी हमारा मेन फिरोजपुर रोड लाहौर ब्रिज वाली ट्रैफिक नॉर्मल रूटीन में है, ये सिर्फ फाटक पे थोड़ा दबाव है, वो भी इंशाल्लाह ताला आधे घंटे तक जैसे ये सिंगल लाइन चलेगी वो भी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर हमें बता रहे थे कि यहाँ पर जो मॉडल टाउन कचहरी में जारी तोसीही मंसूबा है, इसकी जो इंतजामिया है, इसने रात गए जो ये तमीराती मटीरियल है सड़क पर जो है वो मुंतकिल किया था, जिसके बायस जब सुबह हम ड्यूटी पर आए तो हमें जो रोड है यहाँ से एक तरफा बंद करना पड़ा और इसके बायस जो ट्रैफिक है वो शदीद मुअत्तल है, रवानी मुतासिर है। यहाँ पर अब्दुल सतारीदी जो अंडर पास है वहाँ से लेकर फाटक तक जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम है। शहरी जो है वो दफातरों पर, काम वाली जगहों पर आज वक्त पर नहीं पहुँच पाए हैं। एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ पर फंस चुकी हैं, मरीज एम्बुलेंसेज में जो है। रुमेल, बहुत शुक्रिया। हालात आपने देख लिए हैं कि लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर है। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर हमने डिस्कस करनी है जी, केमिकल डोर से पतंगबाजी लेस्को के लिए खतरा बन चुकी है। ब्रेक के बाद मुख्तसर वक्त के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। लाइट बहुत ज़्यादा जानी शुरू हो गई है और लेस्को का तफसीली सिस्टम ठप होने लग गया, लेकिन केमिकल डोर से पतंगबाजी लेस्को के लिए खतरा कैसे है, शायद से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये 132 की लाइन है, ये न्यू कोट लखपत, उसके बाद आपके कैंट को फीड करती है और उसके बाद गुलबर्ग तक जाती है। इसमें जब धाती या केमिकल डोर का इस्तेमाल होता है और जब लाइनों पर पड़ती है तो उसकी वजह से ट्रिपिंग और ट्रिपिंग के बाद जिंदगियां ये डोर ले जाती है, कोई पूछता नहीं है शायद साहब। मैं कहता हूँ कि हादसा भी हुए हैं ना माजी में, देखें इस डोर फिरने की वजह से कई लोग झुलसे हैं अपनी छतों पर। आई थिंक हुआ है, हाँ, अपनी छतों पे बच्चे झुलसे हैं, उसके बाद पूरे घर जो हैं वो उसमें धमाके हुए हैं, उनकी वायरिंग जली है। इस वजह से मेरे ख्याल में अब मुकदमा दर्ज करवाने पर लेस्को आ गई है। लेस्को तो अपना कानूनी रास्ता अख्तियार कर रही है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी आपकी जो इंतज़ामिया है और बिलखसूस पुलिस की है कि अगर हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा रखी है तो मेरे ख्याल में पुलिस को भी अपनी जो है उसको इस्तेदाद कार को बढ़ाते हुए पतंगबाजी को रोकना है। ना सिर्फ इंसानी जानों के लिए नुकसान का बायस बन रही है, अगर हमारी सरकारी इमलाक के लिए और बिलखसूस जो बिजली का सिस्टम है, उस वक्त देखें जब पाबंदी लगाई गई थी उसमें यह भी एजेंडा था कि ये बिजली के सिस्टम के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। आज अगर पतंगबाजी उसी तरह होकर अगर सिस्टम को ख़राब करे या नुकसान का बायस बने तो मेरे ख्याल में ये हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो पुलिस पर आयद होती है। लेस्को तो अपना काम करेगी, वो मुकदमा दर्ज करवा लेगी, FIR दे देगी, दरखास्तें भी देती रहेगी, लेकिन
जब तक पतंगबाजी नहीं रुकेगी, ओवरहेड हमारा सिस्टम है, नुकसान का बायस बनेगी। गैर एलाने लोड शेडिंग भी होगी और माह मुकद्दस जो आ रहा है बिलखसूस अगर इसमें ट्रिपिंग होती है, हाँ, इसमें अगर इस तरह की ट्रिपिंग होती है तो फिर मेरे ख्याल में लेस्को ने अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेनी, उन्होंने पुलिस पर डाल देनी है कि हमने तो FIR भी करवाई, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, यानी दूसरे लोग अपना काम नहीं करे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं। सेगमेंट्स में सबसे पहले मेरे पास हैं कुछ मोबाइल के रेट्स। Realme के आज हम डिफरेंट मॉडल आपको बताएंगे कितने के आप खरीद सकते हैं। अच्छा जी, पहला मोबाइल है Realme C11 मोबाइल। प्राइस इसकी क्या है जी? 21,999 रुपये में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। Realme C12 मोबाइल है जी, 16,999 रुपये का। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Realme C15 मोबाइल, 24,999 रुपये का। Realme C21 मोबाइल है 21,599 रुपये का। तो ये तो थे जी मोबाइल के रेट, आप जान चुके हैं। मौसम की हालात क्या हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शामिल कर लेते हैं आज के मौसम की सूरत हाल। फरीहा इस वक्त बाहर मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं टेम्परेचर इस वक्त कितना है और प्रेडिक्शन क्या है, दिन भर मौसम कैसा रहेगा। जी फरीहा कहिए। जी बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो इस वक्त जो है वो तेज़ धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से शहर का जो दर्जा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दोपहर के औकात में 12 से 3 बजे तक जो है दर्जा जो है वो मजीद बढ़ने के इम्कान बताए जा रहे हैं और दर्जा जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं, जबकि शहर भर में महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा है कि ये हवाएं जो है वो गर्म महसूस हो रही हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासब है वो 57% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहाँ पे एक तरफ शहर का जो मौसम है वो खासा तब्दील हो चुका है, गर्मी में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, वहीं दूसरी जानिब शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 200 रिकॉर्ड किया गया, जो शहर लाहौर के वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। कोट लखपत में 284, मॉडल टाउन 244, माल रोड 220, जबकि जोहर टाउन 230 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है। एक तो गर्मी से बचने के लिए जो है वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ही साथ सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, और जहाँ पे एक तरफ हमें गर्मी से बचना है और साथ ही साथ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो रवां हफ्ता है ये गर्म और मरतूब रहेगा और बारिश के कोई इम्कान नहीं बताए जा रहे। जी ठीक है जी, बारिश के फिलहाल कोई इम्कान नहीं और आगे मौसम इसी तरह से गर्म रहना है, यानी आपने जो है एहतियात करनी है गर्म मौसम की शिद्दत से बचने के लिए। आगे जी रोज़े भी शुरू होने वाले हैं, तो अपने आप को आपने गर्मी की शिद्दत से बचा के रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सो अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स आपको दिखाते हैं। तो करेंसी रेट्स आप जान चुके हैं। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं और जानते हैं सब्जियों के रेट आज के भाव में। जी तो हम चलेंगे इस वक्त बाहर, मार्केट की सूरत हाल आपको बताएंगे, कौन कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है। शाहजेब हैं बाहर। जी शाहजेब। शहर में सब्जियों की कीमतों की नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव रोजाना की बुनियाद पर देखा जा रहा है। आज की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत 23 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो सोयम दर्जे का आलू है उसकी कीमत 19 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि जो प्याज है उसकी कीमत 36 रुपये मुकर्रर की गई है। सोयम दर्जे का प्याज जो है वो 25 रुपये में आज शहर में फ़रोख्त किया जाएगा। टमाटर की बात कर ली जाए तो 85 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। इसी तरह मैं आपको बताया चलूँ कि देसी लहसुन की कीमत 200
130 रुपये और चाइना के लहसुन की कीमत जो है वो 315 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। थाईलैंड का अदरक 165 रुपये, जबकि चाइना का अदरक जो है वो 140 रुपये में आज शहर में फ़रोख्त किया जाएगा। दीगर सब्जियां जिनमें खीरा जो है वो 40 रुपये में आज फ़रोख्त किया जाएगा, जबकि साग की कीमत जो है वो 37 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह मेथी की कीमत भी 60 रुपये के करीब बताई जा रही है। मार्केटों में जो है वो इस रेट लिस्ट को जारी कर दिया गया है, जबकि मार्केटों में कुछ ऐसे दुकानदार भी मौजूद हैं जो कि सरकारी रेट लिस्ट से तजावुज़ करके 5 या 10 रुपये इजाफे के साथ अशिया को फ़रोख्त कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कहीं पर तो जो सरकारी टीमें हैं वो सरगर्म नजर आती हैं। शाहजेब, थैंक यू सो मच, आपने हमें बता दिया जी सब्जियों की कीमतें क्या हैं, मीट रेट्स क्या हैं। मैं आपको बता देती हूँ जी, ज़ैनत शॉप के रेट हैं हमारे पास। अगर आप यहाँ जाएंगे बीफ आपको मिलेगा 600 रुपये किलो में, और बीफ मेंस आप खरीद सकते हैं 785 रुपये किलो। अगर आपने खरीदना है मटन, तो मटन आपको मिलेगा 1524 रुपये किलो में, और मटन मेंस 1650 रुपये किलो। इसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ चिकन के रेट क्या हैं। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 261 रुपये में मिलेगी। इसका बना हुआ गोश्त 378 रुपीज़ में 378 रुपये किलो में अवेलेबल। इसके बाद एग रेट्स क्या हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। रिटेल प्राइस के मुताबिक 124 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे होलसेल पर तो 2 रुपये की बचत के बाद 122 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे तो यहाँ से जी आप 123 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बताना है बचत कैसे होगी, बचत बाजार। कहाँ कहाँ ऑफ लगी है, सेफायर पहला ब्रांड है, अप टू 50% यहाँ ऑफ है अगर आप यहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं। MTJ यहाँ अगर आप जा रहे हैं जी मौलाना तारिक जमील पर अप टू 30% ऑफ है, 35% ऑफ। डायनेक्स अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। ऑफ से अगर आप जा रहे हैं फ्लैट 50% ऑफ है। नाज़रीन, ये तो थे जी हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स जहां पर ऑफ लगी है। इसके बाद कुछ शायकीन क्रिकेट की बात कर लेते हैं जो कि मैच के लिए खासे एक्साइटेड हमें नजर आ रहे हैं। मायदा के साथ वो मौजूद हैं, तो मायदा की तरफ चलते हैं तो एक्साइटमेंट भी आपको दिखाते हैं और फेवरेट प्लेयर्स के बारे में भी शायकीन बता रहे हैं। ओवर टू यू मायदा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ। 24 साल के बाद यहाँ पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो मैच खेला जा रहा है। शायकीन बहुत पुरजोश है, उनकी एक्साइटमेंट उनसे जान लेते हैं। मुझे बताओ, छोटे से नन्हे से शायकीन और क्रिकेट के कैसे इंजॉय करने का सोचा हुआ और किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? आज जैसे हम जिस कंट्री में रहते हैं उसकी सपोर्ट करेंगे। जैसे पाकिस्तान ने पिछले टेस्ट मैच में अपना परफॉर्मेंस दिया, जैसे अब्दुल्ला और बाबर आजम ने कमबैक किया, तो वैसे तो लग नहीं रहा था कि ये टेस्ट ड्रॉ होगा, लेकिन बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने जैसे अब्दुल्ला शफीक और बाबर ने जैसे पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद जब 300 तक स्कोर किया, उसके बाद रिजवान ने अपनी जैसे सेंचुरी की, उसके बाद यकीन हो गया था कि ये टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। छोटे छोटे नन्हे से शायकीन के जो क्रिकेट हैं उनकी तो एक्साइटमेंट आपने देख लिया। हवा 3 से जान लेते हैं, आप मुझे बताइएगा कैसे आप इंजॉय करेंगे और किस प्लेयर को जो है वो आप सपोर्ट कर रही हैं? वेल, मेरे लिए तो पूरी टीम ही है। मैं पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, कोई एक प्लेयर नहीं। हमारे सारे प्लेयर जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, वो चाहे बैट्समैन हो या बॉलर्स हों, वो सभी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और बल्कि पूरी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी एक्साइटमेंट जान लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, 24 साल के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, क्या एक्साइटमेंट है आपकी? देखो जी, 23 साल हो गए चाचा मेरे को बने हुए, तो 24 साल के मैच में हो रहा है। मेरी तो ये पहली सालगिरह है, क्योंकि मैं पहली सालगिरह समझ के तो आया हूँ। ये 24 साल नहीं हुए, ये पहली सालगिरह हम मनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया आए है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके अदारों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं, रमीज़ राजा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, PCB का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने सिक्योरिटी अदारों का शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि हमारे मुल्क में क्रिकेट बहाल हुई है और क्रिकेट का मज़ा लाने के लिए आए हैं। अब PSL ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आई है, तो
बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि ये देखो मेरी कहते हैं कभी खुशी कभी गम, कभी तुम कभी हम, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कहते हैं ये चलता ही रहेगा। और मेरी बात सुनो, ये एंजॉय करो, क्रिकेट फॉर एंजॉय है और इंशाल्लाह मज़ा लो। ऑस्ट्रेलिया आई है, आज पहला दिन है, देखते हैं क्या क्रिकेट का माहौल बनता है। देखना 5 दिन में 5 माहौल नहीं बदले, 50 माहौल बदलने हैं, तो फिर इसका मज़ा लो। क्रिकेट देखो, क्रिकेट को समझो कि हाँ भी इस तरह बारीकियाँ निकलती हैं, निकालो और इंशाल्लाह अल्लाह पाक। बुजुर्गों की भी एक्साइटमेंट आपने देख ली है। यहाँ पे शायकीन की बड़ी तादाद जो है अभी तक यहाँ पर मैच देखने के लिए आ रही है और यहाँ पर शायकीन जो है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच जो आज यहाँ पर बड़ा टाकरा देखने में नजर आएगा, उसको लेकर बहुत ज़्यादा मायदा, थैंक यू सो मच। शायकीन जो मैच देखने के लिए आ रहे हैं उनके तासुरात आपने जाने। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने आपको मौसम की सूरत हाल बताई थी, यानी मौसम का जो पारा है वो तो हमें अब आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। सियासी पारा भी आपको अब माहौल जो है वो गर्मा गर्मी की तरफ ऑलरेडी है, लेकिन अब मज़ीद आगे जो है वो बढ़ने जा रहा है, क्योंकि कहीं मार्च में मार्च की बाज़गश्त हो रही है तो कहीं जी हमें मेल मुलाकातों का सिलसिला बहुत आगे, बात अब आगे निकल गई है काफ़ी ज़्यादा मेल मुलाकातों से। इसके साथ साथ कहीं पे बात हो रही है तहरीक अदम इत्तेमाद की, कहीं पे बात हो रही है अपोजिशन की, सियासी हिकमत अमली की। तो ये सियासी मंजरनामा जो है इसका आगे जाके क्या होने वाला है, अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है, क्या अपोजिशन प्लान करी है, अपोजिशन मुत्तहिद है, बहुत सारे सवालात हैं और जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खादिम इमरान नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम साहब, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ, सियासी गर्मी भी बहुत हो रही है। हाँ, मैं उसी तरफ ही आने वाली थी। मैंने कहा मौसम से ज़रा रिलेट कर दूँ, और इस सियासी गर्मी में आप मार्च करने जा रहे हैं। देखें, समटाइम जब आपको पता है कि एक अच्छे कॉज के लिए, और जो हमारे शहरियों का, जो पाकिस्तानियों का, जो लॉरियों का हाल इस आला किस्म की हुकूमत ने कर दिया है, जहाँ दूध और शहद की नहरें जो बह रही हैं वो पता नहीं हम तक नहीं पहुँच पा रही, लेकिन वो ज़रूर इमरान खान साहब और उनके साथियों तक पहुँच पा रही हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत वावेले मचाते हैं, उन तक तो वो तमाम दूध और शहद की नहरें ऐसे हैं कि नज़र भी नहीं आती। हाँ जी, जहन शहरें नज़र आ रही है ना, नहरें। ये अभी देख रहे हैं आप टीवी पे चल रहा है कि डॉलर जो है इंटरबैंक रेट में 181 रुपये 35 पैसे में पहुंच गया। तो ये तो आला तरीन कारकर्दगी है। और वो जो पुराना सा गंदा सा पाकिस्तान हुआ करता था जिसको नवाज शरीफ साहब चलाया करते थे, उसमें डॉलर 110 पे पहुंच जाता था, 115 पे पहुंच जाता था, तो वो बहुत ज़्यादती की बात थी। लेकिन अगर आज 185-81 पे पहुंचा है, अल्लाह माफ़ करे, तो ये मैं समझता हूँ नए पाकिस्तान वालों की खुशखबरी की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बजट से पहले अब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उन्होंने तो ये कहा कि केड़ा सी होना है और केड़ा सी करना है। तो ये ऐसा ही है ना कि जब पता हो कि भाई कल का दिन मैंने कौन सा होना है, तो मैं बड़े बड़े ऐलानात कर जाऊं कि भाई मैंने कौन से पूरे करने हैं। और सबसे बड़ी बात है किस प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। वो शख्स जो कहता है कि यू टर्न लेने वाला जो है वो लीडर होता है, वो बंदा ही नहीं है जो यू टर्न ना ले, वो अपनी बात से मुकरे ना। तो इस प्राइम मिनिस्टर का क्या एतबार है कि वो आज अगर ओपोजिशन का प्रेशर उनके ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने 3.5 साल फ्रेंडली ओपोजिशन का ताना बर्दाश्त किया है, आज जब हमने उसको प्रेशराइज किया है तो उसको पेट्रोल सस्ता करना भी याद आ गया है, उसको अवामुन्नास के लिए फ्लाई मनसूबे अनाउंस करना भी याद आ गया है। उससे पहले उसे कुछ याद नहीं आता था। उससे पहले वो कहते थे कि अवाम तो बड़ी अमीर है, अवाम टैक्स दे, लोग टैक्स ही नहीं देते। हालांकि कहते हैं कि रियासत मदीना की बात होती है तो रियासत मदीना वाले सबसे पहले अपना हिसाब किताब दिया करते थे। अपना हिसाब किताब मांगो तो फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल से जो स्टे लिया हुआ है, स्टे के पीछे छुप जाते हैं। लोगों के हिसाब करने में बड़े मास्टर हैं, अपना हिसाब किताब नहीं देते। तो अब इनके हिसाब किताब का वक्त आ गया है और इंशाल्लाह ताला इनके चल चलाओ का वक्त आ गया है। ये जलसे करें, ये उल्टे हों, ये सीधे हों, ये लोगों को तरले करें, कभी डराएं, कभी तरले करें। अब मेरे बड़ी हंसी आती है। घबरा रहे हैं क्या? नहीं, कल जो आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि जो लोग मुनहरफ हुए हैं इनकी बच्चियों की शादियां नहीं होंगी। मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊँ इमरान खान साहब आपकी फसाहत और बलागत पे कि जब सेनेट में 65 लोग हाथ खड़ा करें अपोजिशन के अदम एतमाद के हक में और वोटिंग के वक्त वो 12 लोग कम हो जाएं, तो वो आप ज़मीर की आवाज़ कहा करते हैं। वो कहा करते थे आपके मुराद सही साहब भी, आप भी, के लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा। हालांकि ओपोजिशन में से हुकूमत में आ जाना, ये मैं समझता हूँ कि लोटाक्रेसी ज़रूर है, किसी फ़ायदे की तरफ आना। भाई ये कौन सी लोटाक्रेसी है कि आपकी हरकतों से तंग आके, आपके महंगाई के रोज़ के बमों से तंग आके वो लोग
जिन्होंने हलकों में अवाम का सामना करना था, जिनको लोग हलकों में गालियां दे रहे थे, वो लोग अगर अब आपसे जान छुड़ाने के लिए आपको छोड़कर घाटे का सौदा कर रहे हैं, ओपोजिशन में आना तो घाटे का सौदा है ना, तो उनको आप ज़मीर फरोश कह रहे हैं। और वो जो आज भी डीठों की तरह आपके साथ हैं और कहते हैं कि पेट्रोल 500 का भी हो जाए, ਅਸੀਂ इमरान खान के नाल हैं, उनको आप बाज़मीर कहते हैं। तो बहरहाल अपने गिरेबान में सबको झांकने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला चल चलाओ का वक्त आ गया है। ये उल्टे हों, सीधे हों, आगे हों, पीछे हों, जलसा करें, डी चौक बैठें, इनका घर अल्हम्दुलिल्लाह अब वापस लाहौर आने का और उसके बाद कहीं और जाने का वक्त आ गया इंशाअल्लाह। अच्छा जी, खालिद साहब बताइएगा मार्च का क्या आपका प्लान है, कहाँ से शुरू होगा, क्या क्या ड्यूटीज आपने वर्कर्स को दी हैं, कैसे इस मार्च को कामयाब? देखिए, हम तो चाहते थे कि एक जमहूरी अमल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अदम एतमाद है, ये एक प्योर जमहूरी अमल का हिस्सा है। हमने कोई धरना नहीं दिया इनकी तरह, हमने पीटीवी पे हमला नहीं किया इनकी तरह, हमने मारो मर जाओ, आग लगा दो, जला दो, ये नहीं किसी को कहा। हमने एक सीधा रास्ता इख्तियार किया कि जनाब इमरान खान साहब, आप अपनी हुकूमत का और अवाम का और अपने पार्लियामेंटेरियन का एतमाद खो चुके हैं। हमने एक रेजोल्यूशन पेश की है, सिंपल सा मामला था। अगर ये इतने बहादुर हैं, अगर ये इतने डट के खड़ा है कप्तान, वो जो चलाते हैं सोशल मीडिया पे, अगर इतना ही डट के कप्तान खड़ा था तो कहता जनाब, जिस तरह इसने पिछले साल, आपको याद कराऊं, 4 मार्च 2021 आप इनकी स्टेटमेंट टीवी से निकाल लें। इन्होंने टीवी पे कौम से खिताब करते हुए फरमाया कि मेरे अरकान आज़ाद हैं, अगर ये चाहें तो मुझ पे अदम एतमाद कर दें, मुझे कह दें कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। आपने सही कहा। आज वो इमरान खान साहब नजर ही नहीं आ रहा। यार कम से कम एक साल तो अपनी बात पे खड़े हो जाओ। आप अगले साल ही मुकर गए हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये कैसे मुझ पे अदम एतमाद कर रहे हैं। आप वो हर बात आजमा रहे हैं कि आपको वोटिंग ही ना करानी पड़े। आप कभी ऑर्डिनेंस लाने की बात करते हैं, आप कभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, और जो लोगों को कहते हैं कि कांपें टांग रही हैं, कांपें तो भाई आपकी टांग रही हैं। आप तो जिस दिन से अदम एतमाद की तारीख आई है, आपकी कांपें समेत सब कुछ कांप रहा है। तो खुदा का वास्ता और दलेर बने, जो आप प्रियम्प्ट करते हैं कि आप बड़े दलेर हैं, हालांकि हैं हूँ कोई नहीं। आप वही हैं जो दीवार फलांग कर आप भाग गए थे घर से जब पुलिस आई थी। तो आप डट कर खड़े हो, जिस तरह लोग आपको कहते हैं, तो आप अदम एतमाद का सामना करें। अब अगर ये अदम एतमाद का सामना करते तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम इतनी गर्मी में अपने कारकुन को भी तंग करे। देखें, जब आप प्रोसेशन लेकर निकलते हैं तो कारकुन भी तंग होता है, लोग भी थोड़े से तंग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चूँकि आपको निकालना लाजिम मलज़ूम हो चुका है, आप इस मुल्क पे अगर आप मज़ीद रहे तो खुदा ना खास्ता आप इस मुल्क का मज़ीद नुकसान करेंगे। तो हम 24 मार्च को इंशाल्लाह 2 बजे 180H मॉडल टाउन से मरियम नवाज साहबा इंशाल्लाह हमजा शबाशी साहब के संग निकलेंगे और निकल कर हम जाएंगे। पहला पड़ाव हमारा इंशाल्लाह गुजरांवाला में होगा, रात वहाँ क़याम होगा। गुजरांवाला से फिर अगले दिन 1 बजे हम निकलेंगे और अगला पड़ाव हमारा जेलम होगा, और जेलम से फिर अगले दिन निकलेंगे और हमारा अगला पड़ाव पिंडी होगा। और पिंडी से हम इंशाल्लाह पूरी कुव्वत से निकलेंगे। ये डी चौक में जलसा करने की बात करते हैं, हम इनके साथ खड़े होंगे। ये चाहते ये हैं कि हम लोगों को वहाँ बाहर खड़ा कर दें ताकि अरकान अंदर वोट डालने ना जा सकें। तो भाई आपका कोई गैर जमहूरी हरबा हम कामयाब नहीं होने देंगे। आप जहाँ कहोगे हम वहाँ आपका मुकाबला करेंगे। आप अगर गलत करने की बात करते हो तो कहते हैं ना, 2 गलत जो हैं वो सही नहीं होते, लेकिन बाज़ बंदे का इलाज ये होता है। तो इनसे हमने बड़ी शराफत की है। लेकिन ये शराफत की ज़ुबान बयान कर दीजिए, क्या होगा? इस मार्च का सिर्फ एक एजेंडा है, एक नुकाती एजेंडा है। ये महंगाई मुकाओ मार्च है। अब महंगाई मुकाओ मार्च असल में इमरान मुकाओ मार्च है, क्योंकि इमरान और महंगाई ये दोनों अब एक ही चीज़ों का नाम है। बदकिस्मती ये है, मुझे गुस्सा चढ़ता है कि मेरा नाम भी इमरान है और मेरा ना तो नाजी साहब तुम बदनाम ना करो ना, मेरा भी ना बदनाम कर छड़िया जे, बड़े दुख होता मैनू। तो इमरान न्याजी मुकाओ मार्च है, महंगाई मुकाओ मार्च है, नाहली मुकाओ मार्च है, नकम्मापन मुकाओ मार्च है, और लोगों का खून चूसने वाले लोगों को मैं समझता हूँ कि अज़ाब इलाही बन के सताने वाले लोगों को भगाने का मार्च है। और ये जो ड्रामे शुरू हुए हैं, कभी इनके डर जो हैं टीवी पे आके कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। भाई आप हुक्मरान बने हुए हैं, चलें जितने दिन अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, आप हुक्मरान तो हैं। आप मामलात को फामो तफहीम से आगे लेके जाते हैं। आप ऐसे जोशीले हुए पड़े हैं जैसे ओपोजिशन में आप हैं और हुकूमत में हम हैं। ओपोजिशन वाला रवैया अभी कुछ दिन बाद कीजिएगा, अभी आप हुक्मरानों वाला रवैया अख्तियार करें और फामो तफहीम से मामलात को लेकर चलें। मेरा अभी भी मशवरा आपको यही है कि आप अपने ये जो खाम के आप मुक्के दिखा रहे हैं ना, ये मुक्के कोई और भी दिखाया करता था, आज उसका वजूद भी नहीं है यहाँ पे। खालिद साहब, मुझे बराह रास्त जाने का कहा जा रहा है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। ख्वाजा इमरान अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब होती नजर आ रही? इंशाल्लाह देखें, हम तो बिल्कुल इस पर मुतमईन भी हैं और पुरुमीद भी हैं, लेकिन मैं नजूमी नहीं हूँ और सियासत जो है वो पल पल बदलती सूरत हाल को कहा करते हैं, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और अदम एतमाद की बेस क्या है। कभी ये सोचने वाली बात है कि ये जो टीवी पे मैं देखता हूँ लोग ये वज़रा आके बातें कर रहे हैं कि किसी को फलाने इतने करोड़ मिल गए, किसी को इतने करोड़ मिल गए। पहली बात तो ये है कि इनकी लिस्ट के मुताबिक भी अगर हम मान लें कि असद ज़रदारी साहब पैसे बांट रहे हैं और तो फिर हर एमएनए को एक जैसे पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल, किसी को बहुत ज़्यादा मिले होते हैं, किसी बेचारे को कम मिले होते हैं। असल हकीकत को ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है, अंदर से मानते हैं, टीवी पे नहीं कहते कि हमने इतनी गंदी कारकर्दगी दिखाई है कि वो लोग जिन्होंने सियासत में रहना है, जो लोग अवाम में जाते हैं, आप लोगों का तो पता कोई नहीं, आपने जिन लोगों को अपना सब कुछ बनाया हुआ, कोई बाहर से आया बाहर ही चले जाएगा, कोई कहीं से आया कहीं चले जाएगा। कई लोग आप में ऐसे हैं जो पार्टियां बदलने के मास्टर हैं। मैं अब क्या नाम लूँ, फवाद चौधरी साहब का सबको पता है, शेख रशीद साहब का सबको पता है, आप भी कलाबाजी मार जाएंगे। जिन बेचारों ने अपना वोट लेके जीतना है उनके लिए सबसे बड़ा और खुला ऑप्शन ये था कि अवाम के मूड और अवाम की नब्ज़ को देखते हुए फैसला करें। तो उन्होंने अपना सियासी जो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर है और जो अवाम की इस वक्त की नब्ज़ है उसको देख कर ये फ़ैसले किए हैं। और सच्ची बात यह है कि मैं अगर आपको ये बात बता दूँ ना कि आज अगर मुस्लिम लीग नून अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दे तो यकीन करें कि पीटीआई में शायद जो यहाँ पर उस्मान बुज़दार अकेला बैठा हो और वहाँ पर शायद खान साहब अकेले बैठे हो, ये जो बड़के मारते हैं ना, ये भी हमारे पास टिकट लेने आ गए हों। तो कहने का मकसद है कि आप लोगों को बातें करने की बजाय अपने गिरेबान में झांकें। आपने अवाम के साथ किया क्या है? आप झूठ बोलते हैं अवाम के साथ। आपने सुबह आप 6 रुपये बिजली महंगी करते हैं, रात को आप बड़े सखी बन के 5 रुपये कम कर देते हैं। अवाम को तो 1 रुपया बिजली फिर महंगी पड़ गई और उसके बाद 10-12-8 दिन बाद फिर नोटिफिकेशन आ जाता है उसका नेपरा का कि जनाब बिजली 5 रुपये 92 पैसे दोबारा महंगी हो गई। तो ये जो फ्रॉड आपने अवाम के साथ किया हुआ है, यकीन कर लें सख्त गर्मी में हम जैसे लोग भी जो मैं समझता हूँ कि ब्लेस लोग हैं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला अच्छे जिस भी हाल में रखे, कि हम भी अब पंखा चलाते वक्त और एसी चलाते वक्त 200 दफ़ा सोचते हैं बिलाशुबा कि क्या बिल आएगा, क्या हाल होगी। तो मैं ये समझता हूँ जो बेचारा सैलरी बेस बंदा है, मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, गरीब तो आपने पहले ही मार दिया हुआ है, मैं मीडियोकर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने दुनियादारी भी रखनी होती है। सैलरी आने से पहले लोगों के उधार पैसे चढ़ गए। देखे ना, आप 35-35 40-40 हज़ार आम आदमी को बिल भेज रहे हैं, वो बेचारा जिसकी तनख्वाह 40 हज़ार रुपये है वो 35 हज़ार बिल दे देगा तो खाएगा क्या, पहनेगा क्या, करेगा क्या? आपको एहसास ही नहीं हो रहा। आप रोज़ हमें टीवी पे भाषण दिया करते थे कि आज पाकिस्तानियों, आज एक एक बच्चा इतने लाख का मकरूज हो गया है। वो खान साहब आज 3.5-4 साल हो गए, जरा कैलकुलेटर फड़ो और दसो तो सही कि ਤੁਹਾਡੇ दौर च ਤੁਹਾਡੀ वजह नाल पाकिस्तानी बच्चे कितना मकरूज हो गए। आज कोई हिसाब तो नहीं आंदा। वो जो शहबाज गिल साहब बड़ी ढिठाई से बोलते हैं, जो ज़िंदगी में कभी काउंसलर भी नहीं हुए और ना उन्होंने इंशाल्लाह कभी होना है और उन्होंने भाग जाना है, जैसे इमरान खान साहब गए, वो यहाँ पर आगे बड़े बड़े दावे करते हैं। खान साहब का कसूर कोई नहीं है। खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो सियासी हैं ही नहीं, वो उनको झूठ बताते हैं सारा दिन और उनको ये बताया जाता है कि जनाब वाह 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 वाह, सरकारी मशीनरी बुला के आप जलसे कर रहे हैं। और मैं आप इससे आगे की बात बताऊं, अब जलसों में तालियां मारने वाले भी नहीं रहे, पता आपको? अब सिस्टम लगाया हुआ है नीचे क्राउड के अंदर जिसमें से क्लैपिंग की आवाज आती है। अच्छा। ये मैं आपको बड़ी बात कर रहा हूँ, आप चेक करवा लें, अपना रिपोर्टर भेजें, इनके जलसों में चेक कराएं। ताली के लिए भी सिस्टम लगा लिया क्योंकि अवाम तो ताली मारती ही नहीं इनके जलसे में। अब आप इनसे कहें जी अल्लाह को हाजिर जान के बताएं कि वो जो जलसे इमरान नियाजी के हुआ करते थे, क्या आज वो मूड आपको नजर आता है जलसों में? आज वो चीज जो जोशो खरोश था आज नजर आता है? नजर आ रही है तो अवाम कैसे जो है वो साथ दे। अच्छा ख्वाजा साहब मुझे ये बताइएगा, सीएम साहब ने बड़े बड़े मंसूबे शहर के लिए अनाउंस कर रखे थे। बात करें उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा उस्मान बुज़दार साहब, पता नहीं कितने सीएम है ना इनके, बड़े बड़े मंसूबे उन्होंने अनाउंस कर रखे थे। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की बात, अब वो ये सियासी मसरूफियात उनकी दूसरी इतनी बढ़ गई हैं, सारे मंसूबे डिस्टर्ब होके रह गए। देखिए ना, अल्लाह मैं इस पे बात नहीं करता, इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, उनके नसीब में था वो सीएम बन गए। लेकिन ये हकीकत ये है कि ऐलान ही करने ना, फीता ही कटना है, केड़ा बनाने। अब वो जनाब हमने अस्पताल बना दिया है, वो ये फिर ये कुछ पता चला कि 2-4 दिन पहले को यहाँ जनरल अस्पताल का फीता काटा जी हम बनाएंगे। ओ भाई तुम हाक बनाओगे
तुमने जो ऑलरेडी अस्पताल थे उनकी एमरजेंसीज का हाल ये कर दिया है। आप अभी जाएं जना अस्पताल, अभी जाएं सर्विस अस्पताल, एमरजेंसी में अगर आपको दवाइयाँ मिल जाएं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। डॉक्टर परेशान हैं बेचारे, बास डॉक्टर अपनी जेब से मरीजों के ऊपर चीज़ें खर्च कर रहे हैं कि यार उनको दुख होता है कि गरीब आदमी है, इसका सर फटा हुआ है, बाज़ दफ़ा तो इनके पास स्टिचिंग के लिए सामान नहीं होता। तो आपने हालत ये कर दिया है मौजूदा अस्पतालों की, और आप बातें करते हैं नए अस्पताल बनाने के। तो भाई वो बैठियां छड़ के तो उड़दियां फड़दे पे हो, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिवाय सोशल मीडिया पे कैंपेन करने के, सिवाय टीवी पे अपनी मीडिया मैनेजमेंट करने के, ये पहली हुकूमत है जिसने हर डिपार्टमेंट में कितने कितने कम्युनिकेशन विंग बनाए हुए हैं, उनको सैलरियां देते हैं, सिर्फ अपना जो है ना ब्रांडिंग करते हैं। पर कामयाब भी तो हमें डिपार्टमेंट होते नजर आए ना। आपकी तालीम का बुरा हाल है, सेहत कार्ड के नाम पर जो आवाम के साथ हो रहा है वो सभी के सामने है। बार बार हम लोगों ने इस पे शोज करके आपको बताया है कि क्या सेहत कार्ड के नाम पर किया जा रहा है। महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। अब जो रमज़ान बाजार लगने हैं वो कितने इफेक्टिव होंगे, किस तरह लोगों को सब्सिडी फराहम की जाएगी, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, आटा, चीनी, ऑयल, महंगाई की किस सतह पर पहुंच गए हैं, आम आदमी की खरीद में ही नहीं है ये चीज़ें। हम ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ ही। पेट्रोल जो है अब नीचे आ रहा है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ऑपोजिशन तो अपनी डगर पे चल पड़ी है, लोगों के लिए रमज़ान बाजार लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई का तोड़ होंगे ये रमज़ान बाजार? देखिए ना, सबसे बड़ी नाहली तो ये है कि आप सब्सिडी दे के लोगों का फ़ायदा करना चाहते हैं ना। अब अगर एक चीज़ 300 रुपये की है और आप रमज़ान से पहले वो चीज़ 400 की हो जाती है और आप 20 रुपये की सब्सिडी दे देते हैं तो 80 रुपये तो फिर महंगाई हो गया ना। तो ये जो नलायकी की वजह से लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है ना, हुकूमती सब्सिडी भी बेकार जा रही है और ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो कंट्रोल तो भाई उस वक्त कर पाएंगे ना। आप देखें ना, आप डॉलर की कीमत कंट्रोल कर पा रहे हैं। बुलंदोबाग आपके दावे हैं कि हमारी मीशत ऊपर जा रही है। आप पे इल्जाम ये था आप लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल। देखे ना यार, आप आर्टिफिशियल तरीके से ही कर लो भाई। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी होती तो आप आर्टिफिशियल तरीके से ही कर लेते, लेकिन आप सिर्फ बातों के शेर हैं। बातें आपसे जितनी मर्जी करवा लें, काम आपसे कोई नहीं होता। और अब आपके जाने का वक्त है, जितनी मर्जी बातें कर लें, अब आपको घर जाना होगा इंशाल्लाह। नलायकी और नकम्मेपन से अवाम की जान छुटेगी और सही हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब जैसे अब इस मुल्क की खिदमत करने आएंगे। हम कोशिश करेंगे। हालात आपने बदतरीन कर दिए हैं, तबाही आपने फेर दी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बेटर लेट देन नेवर। कोशिश करनी पड़ेगी लोगों को रिलीफ देने के लिए। एक सख्त किस्म का मरहला आगे आ रहा है, ये कोई आसान काम नहीं रहा। इन्होंने जो तबाही फेर दी है, इस तबाही को रिपेयर करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। देखें, हमें इनका प्रोपेगेंडा ये है कि हमें तबाह हाल पाकिस्तान मिला। भाई अगर इतना तबाह हाल आपको मिला था, अगर हम आपका आर्गूमेंट मान भी लेते हैं तो आप उसकी थोड़ी सी तबाही कम कर देते अपनी आला मैनेजमेंट से। मुझे तो परेशानी हो रही है, लाइट अभी से इतनी जानी शुरू हो गई है, आगे देखें क्या ना, होगा? इन्होंने उस तबाह हाल को, जो बकौल इनके तबाह हाल था, तबाह साल से भी 600 गुना तबाह कर दिया। भाई कुछ तो बेहतरी लाते, आपने बेहतरी क्या लानी थी, आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इनको कोई तबाह हाल पाकिस्तान नहीं मिला। इनको अच्छे बड़े रिजर्व मिले थे, इनको 24,000 के कर्जे मिले थे जो इन्होंने 50,000। मुझे आयशा करी, वक्त बहुत कम है, अब ऑपोजिशन से है आम आवाम की उम्मीद। हमको इतना पैगाम देना चाहूँगा कि इमरान न्याजी के ड्रामों को ख़त्म करने के लिए, महंगाई के इस जिन को फारग करने के लिए, इन नालायक और नकम्मों को भगाने के लिए 24 मार्च को मॉडल टाउन से हमजा शहबाज और मरियम नवाज के संग निकलें। हम सिर्फ एक मकसद के लिए निकल रहे हैं, कोई सियासी मकसद नहीं है, सिर्फ इस मुल्क को नालायकों से निजात दिलाने, इस मुल्क को ठगों से निजात दिलाने के लिए और इस मुल्क को नौसरबाजों से निजात दिलाने के लिए आएँ। बाहर आएंगे, निकलेंगे तो पाकिस्तान का कुछ बनेगा। घर में बैठ के चाय कॉफ़ी के कप पे पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। तो हम आपके मुंतज़िर हैं, हमारे शाना बशाना चलें, मिलकर इमरान न्याजी की नाअहल हुकूमत को घर भेजते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।